कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से पावर और इन्फ्लुएंस कैसे पा लेते हैं? आज हम रॉबर्ट ग्रीन की बेहद प्रभावशाली और उतनी ही विवादास्पद किताब शक्ति के 48 नियम के पीछे के रहस्यों को समझने वाले हैं। मैकियावेली का ये एक बहुत ही पावरफुल विचार है जो हमें सीधे इस किताब के सेंटर में ले जाता है। ये हमें एक कड़वी सच्चाई का सामना कराता है कि अगर आप हर वक्त सिर्फ अच्छा बनने की कोशिश करेंगे तो आप उन लोगों के बीच कुचल दिए जाएंगे जो अच्छे नहीं हैं। ये किताब हमें बताती है कि पावर सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए नहीं है। ये एक ऐसा खेल है जिसे हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खेलते हैं, चाहे हम इस बात को माने या ना माने। ये ऑफिस की पॉलिटिक्स में है, सोशल ग्रुप्स में है और यहाँ तक कि हमारे पर्सनल रिश्तों में भी। तो सवाल ये है कि इस खेल को खेला कैसे जाता है। किताब हमें समझने के लिए एक जबरदस्त नजरिया देती है शाही दरबार का। सुनने में थोड़ा डरावना लगता है ना, पर किताब का तर्क ये है कि आज की दुनिया इससे कुछ ज्यादा अलग नहीं है। हमारे मॉडर्न दरबार, हमारे ऑफिस, हमारे सोशल सर्कल्स और हमारे ऑनलाइन कम्युनिटीज ही तो हैं। ऊपर से तो सब कुछ बहुत अच्छा और सभ्य लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर महत्वाकांक्षा, जलन और पावर के लिए एक छिपा हुआ खेल हमेशा चलता रहता है। अच्छा, तो इस खेल में कामयाब होने के लिए सबसे पहले अपनी इमेज पर कंट्रोल करना सीखना होगा। और ये सिर्फ अच्छा दिखने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि दूसरे लोग आपको किस नज़र से देखते हैं। क्योंकि इस खेल में जो दिखता है वही बिकता है, धारणा ही सब कुछ है। एक बहुत दमदार ऐतिहासिक उदाहरण देखते हैं, राजा लुई चौथवे का। वो सिर्फ इतना कहकर मैं देखूंगा अपने दरबारियों के मन में खौफ पैदा कर देते थे। उनके ये गिने चुने शब्द उन्हें रहस्यमयी बनाते थे और कंट्रोल में रखते थे। ये एक बहुत बड़ा सबक है। कभी कभी जो आप नहीं कहते वो आपके कहे हुए शब्दों से कई ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ अगर आप बहुत ज्यादा बोलते हैं तो आप एक आम इंसान और प्रिडिक्टेबल लगते हैं, आप अपने सारे पत्ते खोल कर रख देते हैं। दूसरी तरफ अगर आप जरूरत से कम बोलते हैं तो आप अपने चारों तरफ एक रहस्य और ताकत का माहौल बना लेते हैं। लोग सोचते रहते हैं कि आपके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, और यही चीज उन्हें आपसे एक कदम पीछे रखती है। पिकासो को ही देख लीजिए, उन्हें ये बात अच्छी तरह पता थी कि गुमनामी में खो जाने से तो बेहतर है कि लोगों का ध्यान खींचा जाए, भले ही वो ध्यान नेगेटिव ही क्यों ना हो। ये एक और कड़वा सबक है। पावर के खेल में नजरअंदाज किया जाना सबसे बुरी बात है जो हो सकती है। महान हैरी हुडीनी इस कला के एक और उस्ताद थे। उनके करतब जादू की तरह लगते थे, लेकिन पर्दे के पीछे ये सब घंटों की कड़ी प्रैक्टिस का नतीजा था। उन्होंने अपनी मेहनत को छिपाया ताकि वो किसी सुपर हीरो की तरह लगें। सबक क्या है? अपनी कड़ी मेहनत कभी किसी को मत दिखाओ। ऐसा दिखाओ जैसे ये सब आपके लिए बहुत आसान है और लोग आपकी काबिलियत को और भी ज्यादा मानेंगे। ठीक है, तो अब आपने अपनी इमेज पर तो महारत हासिल कर ली। अगला कदम है सोशल दुनिया को नेविगेट करना सीखना। और यहीं पर चीजें असल में दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपके बारे में नहीं है, ये आपके आसपास के लोगों को समझने और उन्हें मैनेज करने के बारे में है। अब एक ऐसा सवाल जो दोस्ती के बारे में हमारी सोच को शायद हिलाकर रख दे। जब पावर की बात आती है तो किस पर ज्यादा भरोसा किया जा सकता है, एक दोस्त पर या एक दुश्मन पर? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। किताब का तर्क है कि एक पुराना दुश्मन एक दोस्त से ज्यादा वफादार साथी साबित होता है। क्यों? क्योंकि उसे खुद को साबित करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बाइजेंटाइन सम्राट माइकल तृतीय की दुखद कहानी को ही देखिए। उन्हें उनके सबसे अच्छे दोस्त ने ही धोखा दिया और मार डाला, एक ऐसा इंसान जिसे उन्होंने जमीन से उठाकर सत्ता तक पहुंचाया था। ये एक डरावनी याद दिलाता है कि दोस्ती पावर के दबाव में कितनी आसानी से टूट सकती है। तो फिर इस खतरनाक सोशल दुनिया में आप चलेंगे कैसे? किताब कुछ अहम नियम बताती है। कभी अपने बॉस से बेहतर दिखने की कोशिश मत करो। लोगों की दया पर नहीं, उनके अपने फायदे पर निशाना साधो। और हमेशा एक दोस्त की तरह दिखो, भले ही आप एक जासूस की तरह जानकारी इकट्ठा कर रहे हों। यह सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यह एक याद दिलाता है कि सोशल इंटरैक्शन में स्ट्रेटेजिक सोच कितनी जरूरी है। और अब हम आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी विषय पर, स्ट्रैटेजी की कला। ये वो जगह है जहां आप पावर के सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर एक मास्टर प्लान बनाते हैं। देखिए, ये एक ऐसी जगह है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। वो बड़ी बड़ी चीजों के सपने तो देखते हैं, लेकिन वो अंत तक का पूरा रास्ता प्लान नहीं करते।
किताब हमें हर मुमकिन नतीजे, हर रुकावट और हर अनचाहे मोड़ के बारे में पहले से सोचने को कहती है। ये सिर्फ एक मंजिल तय करने के बारे में नहीं है, ये उस मंजिल तक पहुंचने के लिए एक वाटरटाइट प्लान बनाने के बारे में है। रोमन साम्राज्य का पतन इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझाता है। वो बहुत ज्यादा फैल गए, उनकी ताकतें बढ़ गईं और नतीजा वो कमजोर हो गए। सबक क्या है? अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज को एक जगह पर फोकस करो। अपनी पावर को फैलाने के बजाय उसे एक जगह केंद्रित करो। और ये हमें ब्रूस ली के एक शानदार कोट पर लाता है, आकारहीन निराकार बनो, पानी की तरह। ये आखिरी स्ट्रैटेजिक नियम है। कठोर मत बनो, अडिग मत बनो, सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल लो, पानी की तरह जो किसी भी रुकावट के चारों ओर से अपना रास्ता बना लेता है। आपको भी हर हाल में खुद को ढालने में माहिर होना चाहिए। तो पावर पर इस गहरी समझ से हम आखिर क्या सीख लेते हैं? ये नियम आज की दुनिया में कैसे लागू होते हैं? यहीं पर यह किताब असल में कंट्रोवर्शियल हो जाती है। क्या ये नियम बुराई करने का एक नुस्खा है या फिर इस बेरहम दुनिया में टिके रहने के लिए जरूरी औजार? किताब इसका कोई सीधा जवाब नहीं देती है। ये हमें इन नियमों को सही या गलत के चश्मे से नहीं, बल्कि सिर्फ टूल्स के तौर पर देखने के लिए मजबूर करती है। आखिर में किताब का पूरा सार एक ही बात पर आता है, दुनिया को वैसे देखिए जैसी वो है, न कि जैसी आप उसे देखना चाहते हैं। ये अपनी गलतफहमियों को दूर करने और इंसानी फितरत की कड़वी सच्चाइयों को स्वीकार करने के बारे में है। तो मैं आपको इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ता हूं। क्या पावर को पाने की कोशिश हमेशा भ्रष्टाचार की ओर ले जाती है, या ये खुद को बेहतर बनाने के लिए एक शक्तिशाली टूल भी हो सकता है? इसका फैसला आपको करना है। अगर इस विश्लेषण ने आपको सोचने का एक नया नजरिया दिया है, तो इस प्रस्तुति को जरूर लाइक करें और ऐसी ही और सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें। और हाँ, इसे उन दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना और पावर के इस खेल में महारत हासिल करना चाहते हैं।